दरवाज़ा खोलो, वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि जो आज हो गया था। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरी सांसें थम गई थी। ये कैसा बदला है जो कुदरत मुझसे ले रही है। मेरा नाम रिद्धि है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला था। मेरी हर जिद को पूरा किया जाता था। मेरी हर ख्वाहिश मेरे कहने से पहले ही पूरी हो जाती थी। लेकिन मेरी जिंदगी में एक अकेलापन था। घर में खेलते वक्त मुझे अजीब सा अकेलापन महसूस होता। मेरा कोई भाई बहन नहीं था। मेरी माँ मुझे उदास देखकर हमेशा मुझसे कहती थी कि रिद्धि, तुम इतना परेशान क्यों रहती हो, हम हैं तो तुम्हारे साथ। तो मैं उनसे कहती थी कि माँ, आप दोनों मेरे साथ हैं, आप दोनों मेरा सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी मुझे मेरे भाई बहन की कमी बहुत महसूस होती है। मेरे पिताजी प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते और मुझसे कहते कि बेटी, तुम परेशान मत हो। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारा एक बहुत बड़ा परिवार होगा, जहाँ तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। उनकी इन बातों ने मेरे दिल में एक बड़े परिवार की ख्वाहिश पैदा कर दी थी। वक्त धीरे धीरे बढ़ता गया। मैं बड़ी हो गई और उन्होंने मेरा रिश्ता एक लड़के से पक्का कर दिया। उस लड़के का नाम राजेश था और 2 महीने के बाद ही मेरी उससे शादी थी। वो एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। मेरी माँ मुझे रोज समझाती थी कि बेटा, ससुराल जाकर तुम्हें वहाँ सबका दिल जीतना है। मैं माँ को यकीन दिलाते हुए कहती थी कि आप परेशान मत होइए, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और देखते ही देखते मेरी शादी का वक्त आ गया। मेरी शादी बहुत धूमधाम से राजेश से हो गई। मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे थे। शादी के बाद मेरी जिंदगी एक ख्वाब की तरह गुजरने लगी थी। मेरे ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। मेरी सास ससुर और पति थे। मेरे ससुराल वाले सब लोग बहुत ही अच्छे थे। सच कहूँ तो मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इस घर में नई हूँ या किसी दूसरे घर से आई हूँ। सब लोग मुझे इतना प्यार देते थे कि धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि यही मेरा असली घर है। मेरी सास मुझे अपनी बेटी की तरह रखती थी। वो हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती थी। अगर मुझे हल्की सी भी परेशानी होती तो वो तुरंत समझ जाती थी और मेरे लिए कुछ ना कुछ करने लगती थी। ससुर जी भी मुझे बहुत मानते थे। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनके हर काम से ये साफ दिखता था कि उन्हें मेरी बहुत परवाह है। और मेरा पति राजेश, वो तो मेरे लिए सब कुछ था। वो मुझे इतना प्यार करता था कि कभी कभी मुझे खुद यकीन नहीं होता था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। उसने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो पहले ही समझ जाता था और मेरे लिए लेकर आ जाता था। हम दोनों साथ में बहुत खुश रहते थे। हंसते खेलते दिन कैसे गुजर जाते थे, पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और देखते ही देखते हमारी शादी को 6 महीने हो गए थे। ये 6 महीने मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत दिन थे। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी बस अब ऐसे ही खुशियों से भरी रहेगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक सुबह उठते ही मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मेरे सर में भारीपन था और थोड़ी देर के बाद मुझे उल्टियां होने लगी और चक्कर आने लगे। मैं खुद भी घबरा गई थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी सास ने जब मुझे उस हालत में देखा तो वो बहुत घबरा गईं। उन्होंने तुरंत राजेश को आवाज़ लगाई और घबराई हुई आवाज़ में बोली, बेटा जल्दी आओ, देखो तुम्हारी पत्नी को क्या हो गया। इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, तुम इसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाओ। राजेश भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे उस हालत में देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बिना देर किए मुझे संभाला और जल्दी से गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास ले गया। रास्ते भर वो मेरा हाथ पकड़े रहा और बार बार पूछता रहा कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। मैं बस उसे देख रही थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। जब हम डॉक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने मेरा चेकअप किया और कुछ टेस्ट करवाए। मैं थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद भी थी। कुछ देर के बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि बधाई हो, तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनते ही जैसे मेरे अंदर एक अलग ही खुशी भर गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। मैं माँ बनने वाली थी, ये सोचकर ही मेरा दिल भर आया था। मैंने तुरंत राजेश की तरफ देखा और उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान थी।
उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सच, मैं पापा बनने वाला हूँ। उस वक्त हम दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हम दोनों बहुत खुश थे। वो मुझे बहुत प्यार से घर लेकर आया और घर पहुंचते ही उसने सबको ये खुशखबरी दी। घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई थी। सब लोग बहुत खुश थे। मेरी सास ने मुझे गले लगा लिया था और मेरी माँ को भी फ़ोन करके ये खुशखबरी दी गई थी। उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी और भी बदल गई थी। राजेश अब मेरा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। वो मुझे कोई काम नहीं करने देता था। अगर मैं कुछ करने की कोशिश करती तो वो मुझे रोक देता और कहता कि तुम्हें बस अब आराम करना है, अब तुम्हें अपनी और हमारे बच्चे की देखभाल करनी है। वो हर वक्त मेरे साथ रहता था, मुझे समय पर खाना देता था, दवाई देता था और हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वो मुझे इतना प्यार करता है और मेरी इतनी परवाह करता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी प्रेगनेंसी को 5 महीने हो गए थे। मैं हर महीने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती थी और हर बार सब कुछ ठीक निकलता था, जिससे मेरी खुशी और बढ़ जाती थी। एक दिन मैं फिर डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मेरा चेकअप करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर बेटी आने वाली है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मुझे बेटा या बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे लिए तो वो मेरा बच्चा था, मेरा अपना खून था। लेकिन जब मैंने राजेश की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वो थोड़ा सा चुप हो गया था और उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हम जब घर वापस आ रहे थे तो पूरे रास्ते वो चुप बैठा रहा। मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की और पूछा कि क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? तो उसने धीरे से कहा कि मैं चाहता था कि हमारा बेटा हो, लेकिन डॉक्टर कह रही है कि बेटी होगी। उसकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि ये सब हमारे हाथ में नहीं होता, जो भी होगा वो हमारा ही बच्चा होगा। हमें खुश होना चाहिए। अगर बेटी होगी तो वो भी हमारी खुशी होगी और आगे चलकर बेटा भी हो सकता है। उसने मेरी बात सुनकर मुस्कुराने की कोशिश की और कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उसकी मुस्कान में वो सच्चाई नहीं थी। मैं समझ गई थी कि वो दिल से खुश नहीं है। घर आने के बाद मुझे धीरे धीरे बाकी लोगों के व्यवहार में भी बदलाव महसूस होने लगा। पहले जो खुशी उनके चेहरे पर थी वो अब कम हो गई थी। कोई कुछ कहता नहीं था, लेकिन उनके चेहरे सब कुछ बता देते थे। मुझे थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए खुश थी। मैं उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। समय बीतता गया और राजेश का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वो अब मुझसे पहले जैसा बात नहीं करता था। जब भी मैं बच्चे के बारे में बात करती तो वो बात बदल देता या वहाँ से उठकर चला जाता था। मुझे उसका ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं चुप थी क्योंकि मैं उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। एक दिन अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। मैं दर्द से तड़पने लगी और घरवाले मुझे तुरंत अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि अब डिलीवरी का समय आ गया है। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मेरा खून बहुत बह रहा था और बच्चे की सांस भी धीमी हो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा। बाहर राजेश, मेरी माँ और मेरी सास बैठे हुए थे और बहुत घबराए हुए थे। डॉक्टर ने बाहर आकर साफ कहा कि अगर अभी ऑपरेशन नहीं किया गया तो माँ और बच्चे दोनों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर सबके होश उड़ गए थे। राजेश के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर ने उसे एक कागज़ दिया और कहा कि साइन कर दो ताकि हम ऑपरेशन शुरू कर सकें। उसने कांपते हुए हाथों से साइन किया और डॉक्टर अंदर चले गए। कुछ समय बाद मेरा ऑपरेशन हुआ और मुझे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। जब मुझे होश आया तो मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और पूछा कि मेरी बच्ची कहाँ है। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने राजेश की तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल थीं और वो बहुत ही परेशान लग रहा था। फिर मुझे धीरे धीरे सच बताया गया कि अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनते ही जैसे मेरी दुनिया खत्म हो गई। मेरे सारे सपने टूट गए। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी से सब कुछ छिन गया हो। मैं अंदर से पूरी तरह टूट गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और उसी दर्द और टूटन में मुझे लगा कि ये सब मेरी बच्ची की वजह से हुआ है और मैंने उसी गुस्से में उस बच्ची को अपनाने से मना कर दिया था, जबकि कहीं ना कहीं दिल के अंदर मैं जानती थी कि वो मेरा ही एक हिस्सा है। लेकिन उस वक्त मेरा दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं सही और गलत में फ़र्क ही नहीं कर पा रही थी।
मेरी माँ ने मेरी बेटी का नाम नैना रखा था। मैं कुछ दिन तक हॉस्पिटल में रही और वो दिन मेरे लिए बहुत अजीब और बहुत भारी थे, क्योंकि बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरी माँ मेरे पास रहती थी, वो मेरी भी देखभाल कर रही थी और मेरी इस छोटी सी बच्ची की भी देखभाल कर रही थी, जो मेरी ही थी, लेकिन मैं उसे अपना मान ही नहीं पा रही थी। मैंने 2 दिन तक उसका चेहरा तक नहीं देखा था। मैं जानबूझकर उससे नज़रें चुरा लेती थी, जैसे वो मेरे सामने है ही नहीं। मेरे दिल में उसके लिए कोई ममता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा गुस्सा और नफरत बढ़ती जा रही थी। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी गलत हुआ है, उसकी वजह वही है। मेरे ससुर एक दिन मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे मेरा हालचाल पूछा, लेकिन उनके चेहरे पर वो अपनापन नहीं था जो कि पहले हुआ करता था। उनकी आवाज़ भी बदली हुई थी। उन्होंने बस ऊपर से पूछा कि तुम कैसी हो, और मेरे जवाब देने से पहले ही जैसे उनका मन भर गया हो और वो वहाँ से चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने मेरे पास बैठना भी ज़रूरी नहीं समझा। मुझे ऐसा लगा जैसे अब मैं उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। दूसरी तरफ राजेश भी आता था, लेकिन उसका आना भी जैसे सिर्फ एक औपचारिकता बन गया था। वो आता था, कुछ मिनट बैठता था और फिर बिना कुछ कहे चला जाता था, जैसे उसे मेरी तकलीफ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। एक दिन मेरी माँ मेरी बच्ची को गोद में लेकर मेरे पास आई और उन्होंने बहुत प्यार से मुझसे कहा, बेटा, ये तुम्हारी अपनी बच्ची है, इससे तुम्हें क्या शिकायत है? तुम इसे देख भी नहीं रही हो, कम से कम इसे दूध तो पिला दो, ये तुम्हें ही ढूंढ रही है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्ची को मेरी तरफ बढ़ाया, मैंने गुस्से में उसे दूर करते हुए कहा कि इसे मेरे पास से ले जाओ, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे मुंह से ये बात सुनकर मेरी माँ बहुत हैरान रह गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारी बेटी है, इसमें इसकी क्या गलती है? तुम इसे दोष कैसे दे सकती हो? लेकिन उस वक्त मेरे दिल पर किसी की बात का कोई असर नहीं हो रहा था। मैं अपने ही दुख में इतनी डूबी हुई थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और मैं घर वापस आ गई। मेरी माँ भी अपने घर चली गई थी। घर आने के बाद सब कुछ और ज़्यादा बदल गया था। वो बच्ची पूरे दिन बेड पर पड़ी रहती थी। मैं उसे देखने तक नहीं जाती थी। मुझे उससे दूर रहना ही ठीक लगता था। राजेश अब मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता था। वो सुबह जल्दी काम पर चला जाता था और रात को बहुत देर से घर आता था, और जब आता भी था तो मेरे पास बैठता नहीं था, सीधे दूसरे कमरे में चला जाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे अब इस घर में मेरी कोई जगह ही नहीं बची, और इन सब के पीछे मुझे सिर्फ अपनी बेटी ही नजर आती थी। मैं उसे ही अपनी हर परेशानी की वजह मानने लगी थी। धीरे धीरे मेरे अंदर गुस्सा इतना बढ़ गया था कि मैं हर छोटी बात पर चिढ़ जाती थी। एक दिन राजेश मेरे पास एक छोटा सा बैग लेकर आया। उसने कहा, इसमें बच्चे के कुछ कपड़े हैं, इसे पहना देना, इसके कपड़े छोटे हो गए हैं। मैंने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुम खुद क्यों नहीं पहनाते? तुम भी तो इसके पिता हो, तुम खुद इसका ख्याल रख लो। मेरी ये बात सुनकर वो गुस्से में आ गया। उसने मेरे सर पर हल्का सा हाथ मारा और बोला, तुमसे तो ठीक से बात करना भी बेकार है। और फिर वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। मैं उसके पीछे गई थी। मैं उससे बात करना चाहती थी, लेकिन वो तो मुझसे बात करने को तैयार ही नहीं था, और मैं वापस आकर अकेली बैठ गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो छोटी सी बच्ची बड़ी होने लगी। अब वो करवट लेने लगी थी। उसकी छोटी छोटी हरकतें बदलने लगी थी, लेकिन मैं फिर भी उससे दूर ही रही। मेरी माँ कभी कभी घर आ जाती थी और वही उसे संभालती थी। कभी मेरी सास भी उसे देख लेती थी, लेकिन मैं जैसे उससे अपना रिश्ता ही खत्म कर चुकी थी। एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी फिर से हिला दी। उस दिन राजेश घर आया, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की थी। उसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। उसे देखते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं घबरा गई। मैं तुरंत उसके पास गई और चिल्लाकर कहा, तुम पागल हो गए हो? क्या तुमने दूसरी शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं कांप रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे हैरानी इस बात की थी कि मेरी सास और ससुर बिल्कुल शांत खड़े थे, जैसे उन्हें पहले से सब कुछ पता था, जैसे ये सब उनके लिए कोई नई बात ही नहीं थी। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस घर में पूरी तरह अकेली रह गई हूँ, जैसे मेरा कोई अपना नहीं है, जैसे मेरी जिंदगी मेरे हाथ से निकल चुकी है
और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उस दिन मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि इंसान जब अंदर से टूट जाता है तो उसके पास न लड़ने की ताकत बचती है और ना ही रोने की। बस वो खामोश हो जाता है। और मैं भी उस वक्त बिल्कुल वैसी ही हो गई थी, खामोश, टूटी हुई और अकेली। मैंने उस दिन अपने दिल में एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था कि अब मैं उस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी, क्योंकि जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं बची थी, जहाँ मेरे दर्द को समझने वाला कोई नहीं था, जहाँ मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था, वहाँ रुकना मेरे लिए अब बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी अपने आंसुओं को रोकते हुए खुद को संभाल रही थी। राजेश उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की तरफ ले जा रहा था और मैं वहीं खड़ी सब कुछ देख रही थी। मेरी आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे रिएक्ट करूं। मेरे दिल में बहुत गुस्सा था, बहुत दर्द था, और उसी गुस्से में मैंने पीछे से जोर से चिल्लाकर कहा कि मैं इस घर में इस औरत के साथ कभी नहीं रहूंगी। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें दर्द साफ झलक रहा था। राजेश मेरे शब्द सुनकर रुक गया। उसने धीरे से पलटकर मेरी तरफ देखा और बहुत ही ठंडे और बेपरवाह अंदाज में बोला, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें तलाक नहीं दिया। तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। उसकी ये बात सुनकर मुझे और ज्यादा झटका लगा, जैसे वो मुझे जाने की इजाजत भी दे रहा था और एक बंधन में भी बांध कर रख रहा था। फिर उसने बिना किसी झिझक के कहा कि मुझे एक वारिस चाहिए था जो तुम मुझे नहीं दे सकती, इसलिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। उसके ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी कीमत सिर्फ एक बच्चे से जुड़ी हुई थी, और जब मैं वो नहीं दे पाई तो उसने मुझे ऐसे ही किनारे कर दिया। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर गुस्से में अपने कमरे में गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं जल्दी जल्दी अपना सामान बैग में भरने लगी। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ वहां से निकल जाना चाहती थी। मुझे उस घर की हर चीज अब पराई लगने लगी थी। जब मैं अपना सामान लेकर बाहर आई तो राजेश ने मुझे आवाज दी और कहा कि तुम बच्ची को छोड़कर कहाँ जा रही हो? ये बच्ची तुम्हारी है, इसे अपने साथ लेकर जाओ। उसने बिना मेरी इजाजत के उस मासूम बच्ची को उठाकर मेरे हाथों में दे दिया। मैंने तुरंत उसे खुद से दूर करने की कोशिश की और गुस्से में कहा कि मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये तुम्हारी बेटी है, तुम ही इसे पालो। लेकिन मेरी बात सुनकर वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने मेरे बाजू को जोर से पकड़ लिया। उसका हाथ बहुत ही सख्त था और उसने मेरा हाथ मोड़ते हुए कहा कि तुम इसकी माँ हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं इसका बोझ अपने सिर पर नहीं लूंगा। तुम जहां भी जाओगी इसे अपने साथ लेकर जाओगी। उसके हाथ की पकड़ इतनी तेज थी कि मुझे दर्द होने लगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने जबरदस्ती बच्ची को मेरी गोद में डाल दिया और मैं रोती हुई उसे लेकर वहां से निकल गई। उस वक्त मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, बहुत दर्द था और एक अजीब सी बेबसी थी। मैं सीधे अपने मायके पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मेरी माँ ने मुझे देखा तो वो घबरा गईं। उन्होंने मुझे उस हालत में कभी नहीं देखा था। मेरी आंखें सूजी हुई थी, मैं रो रही थी और मेरे हाथ में वो छोटी सी बच्ची थी। पिताजी भी वहीं बैठे थे। उनकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं रहती थी। वो भी मुझे देखकर घबरा गए। मैं अंदर गई और रोते रोते मैंने माँ को सब कुछ बताया कि कैसे राजेश ने दूसरी शादी कर ली, कैसे उसने मुझे जाने दिया और कैसे उसने बच्ची को जबरदस्ती मेरे हाथों में दे दिया। मेरी बात सुनकर माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बच्ची को मेरी गोद से लिया और उसे सीने से लगा लिया। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, बेटा तुम हिम्मत रखो, ये घर भी तुम्हारा है, तुम यहीं रहो, हम तुम्हारे पति से बात करेंगे। लेकिन मैंने तुरंत उन्हें रोक दिया और कहा कि किसी को भी उस आदमी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसके पास वापस नहीं जाना चाहती, ना ही उसका कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ और ना ही मैं इस बच्ची को रखना चाहती हूँ। आप इसे कहीं भी छोड़कर आ जाइए, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। मेरी ये बात सुनकर माँ गुस्से में आ गई। उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या? ये तुम्हारी अपनी बेटी है, तुम इसे ऐसे कैसे छोड़ने की बात कर सकती हो? तुम्हारा गुस्सा तुम्हें कुछ भी सही गलत समझने नहीं दे रहा। लेकिन उस वक्त मैं कुछ सुनने की हालत में नहीं थी। मैं बस रो रही थी और अपने दर्द में डूबी हुई थी। माँ ने मुझे गले लगा लिया और समझाने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। घर में सन्नाटा छा गया था। पिताजी की तबीयत और खराब होने लगी थी। वो पहले से ही कमजोर थे और अब मेरी हालत देखकर और ज्यादा टूट गए थे। वो चुप रहने लगे थे, ज्यादा बातें नहीं करते थे
और एक दिन वो भी हमें छोड़कर चले गए। उनका देहांत हो गया। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी का एक और सहारा मुझसे छिन गया। मैं और मेरी माँ दोनों पूरी तरह टूट गए थे। घर में अब सिर्फ हम दो और वो छोटी सी बच्ची रह गई थी। जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। हर दिन बहुत भारी लगने लगा था। हम दोनों अंदर ही अंदर घुट रहे थे और सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का था कि इस पूरे समय में राजेश एक बार भी हमारा हालचाल पूछने नहीं आया। उसने ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि हम किस हालत में हैं, जैसे उसका हमसे कोई रिश्ता ही नहीं था। और मैं ये सब देखकर और भी ज़्यादा टूटती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ज़िंदगी मुझे किस मोड़ पर ले आई है और अब आगे क्या होने वाला है। मेरी माँ ने धीरे धीरे नैना को संभालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए वो ही उसकी दुनिया बनती चली गई थी। वो उसे गोद में उठाती थी, उसे दूध पिलाती थी, उसके साथ खेलती थी, उसे सुलाती थी, उसके बाल सहलाती थी और हर वक्त उसके साथ ही रहती थी। घर में अगर कोई हंसी की आवाज़ गूंजती थी तो वो उसी छोटी सी बच्ची की होती थी। लेकिन मेरे अंदर जैसे सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। मैं बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था और सबसे ज़्यादा मुझे उस बच्ची से दूर रहने का मन करता था। वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी छोटी छोटी हरकतें बदल रही थी। वो चलना सीख रही थी, बोलना सीख रही थी और पूरे घर में उसकी खिलखिलाहट गूंजती रहती थी। लेकिन मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता था। मुझे उसकी आवाज़ से भी चिढ़ होने लगी थी। मुझे लगता था जैसे उसकी हर हंसी मेरे दर्द का मजाक उड़ा रही है। मेरा दम घुटता था और दिन ब दिन मेरे दिल में उसके लिए नफरत और बढ़ती जा रही थी। मैं जितना उससे दूर रहने की कोशिश करती थी वो उतना ही किसी न किसी तरह मेरे सामने आ जाती थी, जैसे उसे मेरी ज़रूरत हो, जैसे कि वो मुझे ही ढूंढ रही हो। एक दिन मैं किचन की तरफ जा रही थी, तभी वो भागती हुई आई और आकर मेरी टांगों से लिपट गई। उसकी छोटी सी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और उसने कहा, माँ। ये शब्द सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूटने के बजाय और सख्त हो गया। मैंने उसे झटके से खुद से दूर कर दिया और गुस्से में कहा, तुम मुझे माँ मत कहो। खबरदार जो मुझे दोबारा ऐसा कहा और मेरे सामने मत आया करो। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझसे दूर रहा करो। वो मेरी बात सुनकर डर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो भागकर मेरी माँ के पास चली गई और उनसे लिपटकर रोने लगी। मेरी माँ ये सब देख रही थी। वो तुरंत ही मेरे पास आई और गुस्से में मुझे डांटते हुए बोली, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं आती? ये तुम्हारी अपनी बेटी है। तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हो? अगर तुम उससे प्यार नहीं कर सकती तो कम से कम उस पर अपना गुस्सा तो मत निकालो। लेकिन मुझे उस वक्त किसी की बात सुनने की कोई परवाह नहीं थी। मैंने उनकी बात अनसुनी कर दी और किचन में चली गई। लेकिन अंदर से मैं खुद भी उलझी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसी क्यों बनती जा रही हूँ। लेकिन जब भी मैं उस बच्ची को देखती थी मुझे बस एक ही बात याद आती थी कि उसकी वजह से मेरा घर टूट गया, मेरा पति मुझसे दूर हो गया और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कुछ समय के बाद मुझे एक रिश्तेदार से पता चला कि राजेश के घर फिर से बेटा हुआ है और वो अब तीसरी बार बाप बना है। ये सुनकर मेरे दिल में जैसे आग लग गई। मुझे लगा कि वो अपनी नई जिंदगी में कितना खुश है। उसे मेरी या इस बच्ची की कोई परवाह ही नहीं है। वो अपनी दूसरी पत्नी और अपने बेटों के साथ इतना खुश है कि उसे पीछे मुड़कर देखने की भी ज़रूरत नहीं लगी। ये बात मेरे दिल को अंदर तक तोड़ गई। मैं अंदर ही अंदर घुटने लगी। मैं माँ के पास गई और रोते हुए उनसे कहा, माँ, आपको पता है राजेश के घर तीसरी बार बेटा हुआ है। वो कितना खुश है और मैं यहाँ किस हाल में जी रही हूँ। मेरे साथ जो हुआ उसकी वजह मैं दोबारा से माँ भी नहीं बन सकती और उसने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। मैं क्या करूँ? ये कहते कहते मैं रोने लगी। मेरी माँ ने मुझे अपने पास बिठाया, मेरे सर पर हाथ फेरा और बहुत प्यार से समझाया कि बेटा, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता। ये ऊपर वाले की मर्जी होती है। वो बाप है, उसे अपने बच्चों से मोहब्बत होगी, लेकिन तुम उसकी माँ हो, तुम्हें उसे अपनाना चाहिए। वो ही आगे चलकर तुम्हारा सहारा बनेगी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे उनकी बातों में कोई सुकून नहीं मिला। मैं चुपचाप वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी क्योंकि मेरे दिल में उस बच्ची के लिए अभी भी वो नफरत थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और नैना अब बड़ी होने लगी थी। वो स्कूल जाने लगी थी। उसने पढ़ाई में भी बहुत अच्छा करना शुरू कर दिया था। एक दिन उसके एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और वो बहुत खुश होकर भागती हुई मेरी माँ के पास गई और बोली, नानी देखिए मैं फ़र्स्ट आई हूँ। मेरी माँ ने उसे गले लगा लिया, उसकी तारीफ़ की और उसे आशीर्वाद दिया। वो बहुत ही खुश थी।
उसकी आंखों में चमक थी। फिर वो मेरे पास आई। मैं पानी पी रही थी। उसने मासूमियत से कहा, माँ देखिए मैं फर्स्ट आई हूँ। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, तो क्या करूँ मैं? तुम फर्स्ट आई हो तो जाओ अपना काम करो। और मैंने उसे फिर से डांट दिया कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझसे बात मत किया करो। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा उतर गया। उसने अपना सर नीचे कर लिया और चुपचाप वहां से चली गई। धीरे धीरे उसे भी समझ आने लगा था कि मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं उससे दूर दूर रहती हूँ और उसे पसंद नहीं करती। उसने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया। अब वो अपना सारा समय सिर्फ मेरी माँ के साथ बिताने लगी थी, मुझसे दूर रहने लगी थी। लेकिन फिर भी जब कभी वो मुझे देखती थी तो उसकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सा प्यार दिखता था, जैसे वो अभी भी मुझे अपनी माँ मानती हो और मेरे पास आना चाहती हो। लेकिन मेरे व्यवहार ने उसके कदम रोक दिए थे और ये सब देखकर भी मैं अपने दिल को नहीं बदल पा रही थी। मैं बस अपने ही दर्द और नफरत में खोती जा रही थी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और घर का माहौल भी बदलता जा रहा था। नैना अब छोटी बच्ची नहीं रही थी, बल्कि अब वो बड़ी हो गई थी, समझदार हो गई थी और देखने में भी बहुत ही सुंदर और शांत स्वभाव की लड़की बन गई थी। उसके चेहरे पर हमेशा सादगी रहती थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा प्यार और अपनापन दिखता था। लेकिन फिर भी उसे कभी वो प्यार नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। उसने बहुत छोटी उम्र में ही घर की सफाई करती थी, खाना बनाती थी और सबसे ज़्यादा माँ का ख्याल रखती थी। क्योंकि अब माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, वो अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो खुद से कुछ कर सके और ऐसे में नैना ही उनका सहारा थी। वो उन्हें समय पर दवाई देती थी, खाना खिलाती थी, उनके पास बैठती थी, उनके सर पर हाथ फेरती थी और हर पल उनका ध्यान रखती थी। मैं ये सब देखती तो थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई भी नरमी नहीं थी। मेरे अंदर बस गुस्सा था, नफरत थी और एक अजीब सी जलन थी। मैं उसे देखकर भी चिढ़ जाती थी। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी की हर परेशानी की वजह वही है। मैं खुद को रोक नहीं पाती थी और हर बार उसे कुछ न कुछ सुना देती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी, अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। तभी नैना मेरे पास एक कप चाय लेकर आई और बहुत ही प्यार से बोली, माँ ये लीजिए चाय, मैंने अभी बनाई है। आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, आप ये पी लीजिए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी, इतना अपनापन था, लेकिन फिर भी मैंने उसकी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा और गुस्से में उसे बोल दिया कि यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारे हाथ की कोई चीज़ नहीं चाहिए और मुझसे झूठी हमदर्दी दिखाने का कोई मतलब नहीं है। वो चुपचाप खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, माँ आप सुबह से कुछ खाए बिना बैठी हैं, नानी की तबीयत भी ठीक नहीं है, आप कम से कम ये चाय तो पी लीजिए। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने गुस्से में चाय का कप जमीन पर पटक दिया और जोर से कहा, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई चीज़ नहीं चाहिए, तुम बस यहाँ से चली जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तुम नानी का ख्याल रखो, वही काफ़ी है। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरे सामने मत आया करो। मेरी बात सुनकर वो डर गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चली गई। थोड़ी ही देर में माँ की आवाज़ आई, नैना बेटा दवाई का समय हो गया। और वो तुरंत दौड़कर उनके पास चली गई और बहुत प्यार से उन्हें दवाई देने लगी। दिन बीतते जा रहे थे और माँ की हालत दिन पर दिन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। अब उनकी सांसें भी भारी होने लगी थी और मैं ये सब देखकर समझ चुकी थी कि उनका आखिरी समय करीब है। लेकिन सच कहूँ तो मेरे दिल में उस समय भी कोई ख़ास दर्द नहीं था। मैं बस थक चुकी थी, सब कुछ सहते सहते। मैं बस इस घर से और इस सब से छुटकारा चाहती थी। मैंने अपने मन में फैसला कर लिया था कि जैसे ही माँ इस दुनिया से जाएंगी, मैं नैना को इस घर से निकाल दूंगी। मैं उसे कहीं दूर भेज दूंगी, जहाँ से वो कभी वापस ना आए। मैं अब उसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी और मैं उसी बारे में सोचने लगी थी कि उसे कहाँ भेजूं, कैसे भेजूं। एक दिन सुबह से ही माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उन्होंने कहा, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उनसे कहा कि आप परेशान मत होइए, आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि अब कुछ ठीक नहीं होने वाला। माँ ने बहुत मुश्किल से मुझसे कहा, रिधि तुम नैना की माँ हो और मेरे बाद इस दुनिया में उसका तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे अपनाओगी, उससे नफरत नहीं करोगी।
माँ की बात सुनकर मैंने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया और ठंडे स्वर में कहा, आप जानती हैं मेरे दिल में उसके लिए क्या है। मैं आपसे झूठा वादा नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और कुछ ही पल में उनकी सांसें थम गईं। दरवाजे पर खड़ी नैना ये सब देख रही थी। वो दौड़ कर आई और माँ से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना पूरे घर में गूंज रहा था। थोड़ी ही देर में मोहल्ले के लोग भी आ गए और फिर माँ का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सब लोग धीरे धीरे वापस चले गए और घर एक बार फिर से खाली हो गया। अब घर में सिर्फ मैं और नैना ही रह गए थे और मैंने उसी समय अपने मन में पक्का फैसला कर लिया था कि अब मैं उसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। कुछ देर के बाद वो मेरे पास खाने की प्लेट लेकर आई और बहुत ही धीमी आवाज़ में बोली, माँ खाना खा लीजिए, आपने कुछ नहीं खाया है। मैंने गुस्से में प्लेट को दूर कर दिया और कहा, तुम बार बार मेरे पास क्यों आती हो? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती क्या? मुझे तुमसे नफरत है। मुझे तुम्हारी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ से चली जाओ। वो धीरे से मेरे पास बैठ गई और मेरे पैर पकड़कर रोते हुए बोली, माँ आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मैंने क्या किया है? मैं आपकी ही बेटी हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया और मैंने कहा, तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। तुम्हारी वजह से मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। मैं तुम्हारी वजह से कभी दोबारा माँ नहीं बन सकी। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तुम मेरी सबसे बड़ी गलती हो। वो रोते हुए बोली, माँ इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। लेकिन मैंने उसकी बात काटते हुए कहा कि मुझे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और तुम अच्छे से जानती हो कि मेरा गुस्सा क्या कर सकता है। अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं है, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ। वो मेरी बात सुनकर पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चली गई। और घर में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। जहाँ पहले माँ की आवाज़ गूंजती थी, अब वहाँ सिर्फ खामोशी थी और उस खामोशी में एक लड़की का टूटा हुआ दिल धीरे धीरे अंदर ही अंदर मर रहा था और एक माँ का पत्थर बना हुआ दिल अपनी ही बेटी को ठुकराकर भी चैन नहीं पा रहा था। अब मैंने सच में अपने दिल में ये पक्का कर लिया था कि मैं नैना को इस घर में ज़्यादा दिन रहने नहीं दूंगी और जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी करके उसे यहाँ से भेज दूंगी ताकि मुझे उससे छुटकारा मिल जाए। क्योंकि अब मेरे अंदर उसके लिए जो गुस्सा और नफरत भर चुकी थी वो दिन ब दिन और बढ़ती ही जा रही थी और मुझे सही गलत का कोई फ़र्क ही नहीं दिख रहा था। मुझे बस एक ही बात समझ आ रही थी कि मुझे उसे अपने जीवन से दूर करना है और इस घर से निकाल देना है। अगले ही दिन सुबह होते ही मैंने मोहल्ले में रिश्ते कराने वाली औरत को बुलवा लिया। जैसे ही वो मेरे घर आई, मैंने बिना कुछ सोचे समझे सीधे उससे कहा कि मुझे अपनी बेटी नैना के लिए तुरंत कोई रिश्ता चाहिए। उसने मेरी बात सुनी तो वो एकदम से चौंक गई और मुझे घूर कर देखने लगी। फिर हल्की सी हंसी के साथ बोली कि रिद्धि, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी बेटी अभी बहुत छोटी है, उसकी उम्र ही क्या है और तुम अभी से उसकी शादी करने की बात कर रही हो? अभी तुम्हारी माँ को गुजरे कितना समय हुआ है और तुम इस तरह की बातें कर रही हो? क्या तुम्हें ज़रा भी समझ नहीं आ रही? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? लेकिन उस समय मुझे उसकी कोई बात सुननी ही नहीं थी। मैंने उसकी हर बात को नज़रअंदाज कर दिया और बीच में ही रोकते हुए कहा कि आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझे जल्दी से जल्दी कोई रिश्ता बताएं। मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ और इसे इस घर से विदा करना चाहती हूँ। उसने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि बेटी की शादी कोई छोटी बात नहीं होती, उसके लिए अच्छे से सोच समझकर फैसला लिया जाता है। अच्छा घर, अच्छा लड़का, अच्छे लोग देखे जाते हैं। लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं मानी और साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि लड़का कैसा है, क्या करता है, उसका घर कैसा है। बस आप मुझे जल्दी से जल्दी रिश्ता बताइए। मैं आपको जितने पैसे कहेंगी दे दूंगी, लेकिन मुझे इंतज़ार नहीं करना। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर बोली कि ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो मैं कोशिश करती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मैं पूरे दिन बस यही सोचती रही कि कब वो आए और मुझे कोई रिश्ता बताए। 2 दिन तक मैं इसी इंतज़ार में रही और फिर 2 दिन बाद वो फिर से मेरे घर पर आई और उसने मुझसे कहा कि एक रिश्ता है, लड़का गरीब घर से है, उसका नाम रुद्र है। उसके घर में उसकी माँ बाप हैं, कोई भाई बहन नहीं है, वो इकलौता है, ज़्यादा कमाता भी नहीं है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं बात चला सकती हूँ। मैंने उसकी बात पूरी होने का इंतज़ार भी नहीं किया और तुरंत कह दिया कि आप बस शादी की बात करके आइए, मुझे कुछ और नहीं सुनना। मैं बस ये शादी करना चाहती हूँ और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है।
मैंने उसे पैसे दिए और वहाँ से चली गई। उसी समय नैना किचन में बर्तन धो रही थी। मैं उसके पास गई और उसे सख्त आवाज़ में कहा कि तुम्हारा जितना भी सामान है वो बांध लो। मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया और 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। मेरी ये बात सुनते ही उसके हाथ से बर्तन छूटकर ज़मीन पर गिर गए और वो घबराकर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने मुझसे कहा कि माँ, आप ये क्या कह रही हैं? शादी? अभी मैं बहुत छोटी हूँ। मेरी शादी की उम्र नहीं है। मैं शादी नहीं करना चाहती। उसने हाथ जोड़कर मुझसे विनती की कि आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे डांटते हुए कहा कि मैं तुमसे पूछने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें बताने आई हूँ। तुम्हारी शादी होगी और उसी लड़के से होगी। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो बार बार मुझसे कह रही थी कि आप ऐसा मत कीजिए। आपको मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आ रहा। मैं आपकी बेटी हूँ। कि आपने उस लड़के को देखा है? कि आप उसके घर वालों को जानती हैं? लेकिन मैंने गुस्से में जवाब दिया कि मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो फैसला कर लिया है वही होगा। और वैसे भी मैं तुम्हें इतने सालों से इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ। अब मुझसे और नहीं होता। जितनी जल्दी तुम इस घर से चली जाओगी उतना ही अच्छा है। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला। मैं पत्थर की तरह खड़ी रही। मुझे उसके आंसू भी अब दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरे अंदर की सारी ममता जैसे खत्म हो चुकी थी और मैं सिर्फ अपने फैसले पर अड़ी हुई थी। मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि अगर वो इस घर से चली जाएगी तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं बार बार खुद को यही समझा रही थी कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल के अंदर एक छोटी सी आवाज़ मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। पर मैंने उस आवाज़ को भी नज़रअंदाज कर दिया और अपने गुस्से को ही सही मान लिया। उस दिन के बाद मैंने पूरी तैयारी शुरू कर दी थी कि कैसे जल्दी से जल्दी उसकी शादी करवाई जाए। मैं हर पल यही सोचती रहती थी कि अब बस कुछ ही दिनों की बात है और फिर वो इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। नैना पूरे दिन चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। उसकी आंखें सूजी हुई रहती थी। वो किसी से कुछ नहीं कहती थी, बस धीरे धीरे रोती रहती थी। लेकिन मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे बस अपने फैसलों की जल्दी थी और आखिर में मैंने अपने दिल में ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नैना की शादी करके ही रहूंगी और उसे इस घर से हमेशा के लिए दूर भेज दूंगी। शादी का दिन आखिरकार आ ही गया था। लेकिन उस दिन घर में न कोई खुशी थी, न कोई हलचल थी। सब कुछ इतना सूना था जैसे इस घर में कभी कोई रहता ही नहीं था। नैना मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और वो रोते हुए मुझसे बार बार एक ही सवाल कर रही थी, माँ, कि आपको मुझसे ज़रा से भी प्यार नहीं है? आज आप सच बता दीजिए, क्या मैं आपके लिए सिर्फ एक बोझ हूँ? उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि अगर कोई और होता तो शायद उसका दिल पिघल जाता। लेकिन उस वक्त मेरे दिल में उसके लिए कोई नरमी नहीं बची थी। मैं जैसे अंदर से पूरी तरह से कठोर हो चुकी थी। मैंने बिना उसकी तरफ देखे उससे कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ एक बोझ हो और कुछ नहीं। और आज मैं तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए निकाल रही हूँ। और कोशिश करना कि कभी पलटकर मत देखना और कभी इस घर में वापस मत आना। मेरी ये बात सुनकर वो कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई, जैसे उसके अंदर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसने अपने आंसू पोंछे और बहुत धीरे से बोली, अगर मेरे यहाँ से चले जाने में ही आपकी खुशी है तो ठीक है माँ, मैं चली जाऊंगी। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी पलटकर नहीं देखूंगी। आपको मेरी आवाज़ भी कभी सुनाई नहीं देगी। उसकी शब्द सुनकर भी मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। घर में कोई शादी जैसा माहौल नहीं था। न कोई गाना बजाना था, न कोई सजावट थी, न कोई मेहमानों की चहल पहल थी। सब कुछ बहुत खाली और डरावना सा लग रहा था। मोहल्ले में जब ये बात फैली तो कुछ औरतें मेरे घर आईं और मुझे समझाने लगीं कि तुम ये क्या कर रही हो? वो तुम्हारी अपनी बेटी है, कोई अपनी बेटी के साथ भला ऐसा कैसे कर सकता है? तुम थोड़ा सोचो तो सही। लेकिन मैंने गुस्से में उन्हें डांटते हुए कहा कि आप लोग मुझे समझाने मत आइए। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। आप लोग अपने घर का ध्यान रखिए। और इतना कहकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और घर के अंदर आ गई। फिर मैं नैना के कमरे में गई और उसके कुछ कपड़े और सामान एक छोटे से सूटकेस में रखने लगी। मैंने बिना उसकी तरफ देखे उससे कहा कि कुछ देर में लोग आने वाले हैं, चुपचाप कागजात पर साइन करना और यहाँ से निकल जाना। वो कमरे के कोने में बैठी हुई थी। उसकी आंखों से अब आंसू भी नहीं निकल रहे थे, जैसे वो अंदर ही अंदर मर चुकी हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद लड़के वाले आ गए।
लड़का भी आया, उसके साथ उसके माँ बाप थे और कुछ लोग और थे और एक वकील भी था। मैंने उस लड़के के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की थी। मुझे बस इतना पता था कि मुझे नैना को इस घर से दूर भेजना है। शादी भी किसी ढंग से नहीं हुई थी, बस सीधे कोर्ट में जाकर कागजों पर साइन करवा दिए गए थे। नैना ने बिना कुछ बोले कागजात पर साइन कर दिए और चुपचाप वहां से चली गई। मैंने आखिरी बार उसे गले तक नहीं लगाया, ना ही उसके सर पर हाथ रखा। बस इतना कहा कि कभी पलटकर मत देखना, और वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उस दिन के बाद घर और भी ज्यादा सूना हो गया, लेकिन मैंने कभी उसके बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं की, और इस तरह धीरे धीरे कई साल बीत गए। समय अपने हिसाब से चलता रहा, और एक दिन मैं अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर मैं कुछ पल के लिए ठिठक गई, क्योंकि मेरे सामने जो खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि राजेश था। मैं उसे देखकर गुस्से से भर गई और मैंने उससे सख्त आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो, वो भी इतने सालों बाद। वो मेरी बात सुनते ही मेरे पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी हालत बहुत खराब थी, उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उसने रोते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी ये हालत देखकर भी मेरे दिल में उसके लिए कोई नरमी नहीं आई। मैंने उससे कहा, तुम यहाँ रोने क्यों आए हो, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन वो उठने को तैयार ही नहीं था। वो रोता रहा और बोला, मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया, उनकी शादी हो चुकी है और मेरी दूसरी पत्नी की भी मौत हो गई। अब वो दोनों अपनी पत्नियों की बातों में आकर मुझे घर से बाहर निकाल चुके हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने उससे ठंडे लहजे में कहा, तो मैं क्या करूं? अगर तुम्हारे बेटों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, तुमने भी तो उन्हीं बेटों के लिए मुझे छोड़ा था। अब जो तुमने किया है वही तुम्हारे साथ हो रहा है। ये सुनकर वो और जोर जोर से रोने लगा और बोला, मेरी बच्ची कहाँ है, मुझे उससे भी माफी मांगनी है, मुझे बताओ मेरी बेटी कहाँ है। उसकी ये बात सुनकर मैंने बिना किसी भावना के कहा कि मैंने उसकी शादी कर दी है। ये सुनते ही वो एकदम से चौंक गया, उसकी आंखें फैल गईं और वो मुझे ऐसे देखने लगा जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि मैंने ऐसा कर दिया। उसकी यह हालत देखकर भी मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया। मैं वैसे ही खड़ी रही जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके चेहरे पर जो सदमा था वो साफ दिख रहा था, और वो बार बार यही सोच रहा था कि आखिर उसने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे होने दिया, और मैंने अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। लेकिन अब जो हो चुका था वो बदला नहीं जा सकता था, और हम दोनों अपने अपने किए के बोझ के साथ वहीं खड़े थे, एक अजीब सी खामोशी के बीच, जहाँ न कोई शब्द थे न कोई सुकून था, बस पछतावा था, दर्द था और बीते हुए फैसलों का बोझ था। वो रोते रोते खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखकर बोला, तुम ये क्या कह रही हो, तुमने हमारी बेटी की शादी कर दी, मुझे बताओ वो कहाँ है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। उसकी आवाज़ में घबराहट थी, डर था और पछतावा साफ दिख रहा था, लेकिन मैं खुद भी अंदर से हिल चुकी थी। मैंने धीरे से कहा, मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। मैंने बिना कुछ जाने समझे उसकी शादी कर दी थी। मुझे ये तक नहीं पता कि वो किस घर में है, किस हाल में है। ये सुनकर वो जैसे टूट गया। उसने अपने सर पर हाथ रखा और बोला, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो हमारी सगी बेटी थी। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं बेटों के पीछे पागल हो गया था, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन तुम तो उसकी माँ थी, तुम्हें तो उसका दर्द समझना चाहिए था। तुमने कैसे उसे किसी अनजान इंसान के साथ भेज दिया। उसकी हर बात मेरे दिल को चुभ रही थी, क्योंकि वो जो कह रहा था वो सच था। मैंने गुस्से और नफरत में आकर अपनी ही बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। वो फिर मेरे पास आया और बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस अपनी बेटी के पास जाना है, तुम कुछ भी करो, मुझे उसके पास लेकर चलो। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मोहल्ले में जो रिश्ता करवाने वाली औरत है, शायद उसे पता हो। हम दोनों तुरंत उसके पास गए। राजेश ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे बस एक बार मेरी बेटी का पता बता दो, मैं उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो औरत पहले तो चुप रही, फिर उसने हमारा हाल देखा और हमें पता बता दिया। हम दोनों बिना समय गंवाए वहाँ से दौड़ पड़े। हमारे दिल बहुत तेज धड़क रहे थे। रास्ते भर मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मैं सोच रही थी, पता नहीं मेरी बेटी कैसी होगी, उसने क्या क्या सहा होगा, वो खुश होगी या नहीं।
पहली बार इतने सालों में मेरे दिल में उसके लिए सच्ची चिंता जागी थी। हम उसके घर के सामने पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। राजेश बार बार दरवाज़ा पीट रहा था और कह रहा था कि दरवाज़ा खोलो मेरी बेटी, दरवाज़ा खोलो। कुछ पल के बाद दरवाज़ा खुला और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे सामने मेरी बेटी खड़ी थी, लेकिन वो अब पहले जैसी नहीं थी। वो पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसके कपड़े साफ सुथरे और अच्छे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और उसके हाथों में एक छोटा सा बच्चा था, उसका अपना बच्चा। ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने हमें देखा और धीरे से कहा, माँ और पिताजी। उसकी आवाज़ में प्यार था, शिकायत नहीं। वो हमें घर के अंदर ले गई, हमें बैठाया। राजेश उसके पास गया और उसके सामने रोने लगा। उसने कहा, मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं बेटों के प्यार में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हें नहीं समझा। मैंने तुम्हें खो दिया। मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उसने बहुत शांति से कहा कि आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आज आप मेरे पास आ गए, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। मैंने तो आपको कभी जाना ही नहीं था। मैं हमेशा आपके प्यार के लिए तरसती रही। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं उसके पास गई और रोते हुए कहा, और माँ का प्यार, क्या तुम्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं हुई? उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, आप तो हमेशा मेरे सामने थी, बस मुझे अपनाने की देर थी। मैं आपसे हमेशा बहुत प्यार करती थी। मैंने हमेशा यही चाहा कि एक दिन आप मुझे अपने गले लगाएं और मुझे अपनी बेटी कहें। जब आपने मेरी शादी कर दी, तब भी मेरी सिर्फ यही इच्छा थी कि आप एक दिन मेरे पास आएं और मुझे अपना लें। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन मैं आप दोनों को हमेशा याद करती थी और आज आप दोनों को अपने सामने देखकर मैं बहुत खुश हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। मैं उसके पैरों में गिर गई और रोते हुए उससे माफ़ी मांगने लगी। मैं कहने लगी कि मैं बहुत बुरी माँ हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें बिना वजह सज़ा दी। मुझे माफ़ कर दो। लेकिन उसने तुरंत मुझे उठाया और अपने गले लगा लिया और कहा, माँ, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी माँ हैं और मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया। आपने मुझे अपना लिया। मेरे लिए यही काफ़ी है। हम तीनों एक दूसरे को गले लगाकर बहुत देर तक रोते रहे। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। राजेश मेरे साथ वापस रहने लगा क्योंकि उसके बेटों ने उसे घर से निकाल दिया और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। हमारी बेटी का हमारे घर आना जाना शुरू हो गया था। उसके बच्चे की किलकारियां घर में गूंजने लगी थी। इतने सालों बाद हमारे घर में फिर से खुशियां लौट आई थी और मुझे ये समझ आ गया था कि बेटी कभी बोझ नहीं होती, बल्कि वही असली सहारा होती है। और मैं हर दिन ऊपर वाले का शुक्रिया करती हूँ कि उसने मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया और मेरी बेटी ने मुझे माफ़ करके मुझे फिर से माँ होने का हक दे दिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।